हेलो गाइस, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। आज हम आपको लिए चलते हैं उस तरफ जिस दुनिया में हम आपको बताएंगे कि यदि आपको जीडी के टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता हो, बिल्कुल अनटच टॉपिक आपका आ गया हो जीडी के लिए, तो फिर उसको किस तरह से भाई क्वालिफाई करें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए लेकर के आया हूँ। बहुत सारे टॉपिक पर बशर्ते आप प्रिपरेशन करके जाते हैं वहाँ पे, बट फिर भी अनफॉर्चुनेटली किसी बच्चे के साथ ऐसा हो सकता है कि एक ऐसा टॉपिक आपको मिल सकता है जीडी के लिए जिसके ऊपर फ़िलहाल आपने कोई भी प्रिपरेशन नहीं कर रखी है। इवन पैसेज पढ़ने के बाद में भी आपको कभी ये फील हो सकता है कि आखिर पैसेज किस पे था, मुझे क्लियरली कुछ समझ में नहीं आया। गाइस, ऐसे में हम जीडी किस तरह से क्वालिफाई करें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ और ये 100% आपके लिए कारगर साबित होगी। देखिए गाइस, इसके लिए आप इसी मेथड को बाकी टॉपिक्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ऐसा तब करें जब आपके पास बहुत कम समय बचा हो, आपके पास सफिशेंट टाइम हो, तो आप इस मेथड का यूज़ नहीं करें। ओके गाइस, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर जीडी टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है तो कैसे क्वालिफाई करें जीडी, इस पे हम बात करते हैं गाइस। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो हैं पैसेज को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। पैसेज को ध्यान से पढ़ने के बाद पैसेज की लिमिट्स अलग अलग सेंटर्स की मैं आपको बता देता हूँ। किसी सेंटर पे पैसेज आपको जो दिया जाता है वो 4 या 5 लाइंस का हो सकता है। किसी सेंटर पर दिया हुआ पैसेज आपका 8 to 9 लाइंस का हो सकता है गाइस। किसी सेंटर पे दिया हुआ पैसेज आपका 13 to 15 लाइन का हो सकता है। किसी सेंटर पे बच्चों को टॉपिक जो मिला है वो अप्रॉक्स 20 से 25 लाइन का मिला है और ये मैक्सिमम लेंथ जो आपके पैसेज की रही है। सपोज़ एक ऐसी कंडीशन है कि आपको 4, 5, 6 लाइन का ही टॉपिक पैसेज मिलता है और आपको एक पैसेज 20 to 25 या मोर देन 25 लाइंस का आपको एक पैसेज मिलता है। ऐसे में आप किस तरह से जस्टिफाई करें, ये न सिर्फ इसके लिए है कि आपको टॉपिक का पता नहीं, अगर टॉपिक का पता भी चल जाए पढ़ने के बाद में, तो देखिए गाइस क्या करना हमें। यदि 4-5 लाइन का आपका टॉपिक है तो सभी बच्चे उन्हीं 4-5 लाइंस को रिपीट करते हैं। ऐसे में आप अपने पास कुछ सर्टेन फ्रेज रखें जिनके माध्यम से आप कुछ एडिशनल चीज़ें दे सकते हैं। वो फ्रेज़ मैंने इसी वीडियो में आगे मेंशन करे हैं, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है, बेनिफिशियल हो सकती है। मगर जब आपका टॉपिक बहुत बड़ा हो गाइस, ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको ऊपर से 3 या 4 लाइन सेलेक्ट करनी है, बीच में से कोई 3 या 4 लाइन आपको सेलेक्ट करनी है, फिर नीचे से आपको लास्ट की 3 या 4 लाइन सेलेक्ट करनी है। बहुत जल्दी जल्दी सेलेक्ट करके इनको आप बार बार रिपीट करें। ऐसा करने से आपको कुछ लाइन्स आपके दिमाग में फ्रेम हो जाएगी और आपको टॉपिक के बारे में भी कंप्लीट जानकारी हो जाएगी कि टॉपिक आखिरकार किसके बारे में है। भले ही टॉपिक आपका पढ़ा हुआ था या नहीं पढ़ा हुआ था, डजेंट मैटर। अगर टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है तो ये मेथड बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इन्हीं लाइंस को बार बार रिपीट करने से कुछ लाइंस आपके दिमाग में फ्रेम हो जाती है और जैसे ही आप अपना राउंड फर्स्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं, राउंड फर्स्ट के अंदर आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और इंट्रो के ठीक बाद में गाइस आप टॉपिक को डिस्क्राइब करते हैं, जिसे हम टॉपिक डिस्क्रिप्शन कहते हैं। टॉपिक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने बार बार जो लाइंस पढ़ी है, उन्हीं लाइंस में से कुछ लाइंस को आपने दिमाग में फ्रेम कर लिया बहुत अच्छे से और आप इंट्रोडक्शन के ठीक बाद में ये कहते हुए कि नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय व्यूज़ अपॉन द गिवन टॉपिक दिस। टॉपिक का नाम पता नहीं हो तो टॉपिक का नाम मेंशन करने की कोशिश नहीं करें, अदरवाइज़ आप अटक जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है। ऐसे में पैसेज पढ़ने का मेथड मैंने आपको बताया है। इस पैसेज को केयरफुली पढ़ें और इसमें से 3 या 4 लाइंस पे ही फोकस करें, बार बार रिपीटेडली उन्हीं को पढ़ें ताकि वो लाइन आपके दिमाग में फ्रेम हो जाएं और आप बहुत अच्छे से अपना टॉपिक डिस्क्राइब कर पाते हैं, क्योंकि टॉपिक डिस्क्रिप्शन के लिए लगभग आपको 30 से 40 सेकेंड का समय दिया जाता है। इस 30 से 40 सेकंड में बच्चा 3 या 4 लाइन ही बोल पाता है और ये 3 या 4 लाइन वही है जो टॉपिक में से आपने बार बार रिवाइज की थी। ओके गाइज, इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं जब टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ हो तो आप क्या करें, तो हमेशा उस टॉपिक पैसेज जो आपने पढ़ा है
उसमें से कोई सर्टेन लाइंस छांटें। मान लीजिए कोई टॉपिक है, जैसे कि टॉपिक आपका आ गया एनवायरनमेंट पॉल्यूशन। एनवायरनमेंट पॉल्यूशन बहुत इजी टॉपिक है, बट कोई टफ टॉपिक आ गया जैसे कि डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया। डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया, डिजिटल पेमेंट्स की जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है जिसमें वर्ड्स का यूज़ किया गया है, वो वर्ड्स थोड़े टफ हो सकते हैं। दिया हुआ डाटा थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि जो आपको याद नहीं रहे। ऐसे में आपको इस स्टफ़ को तैयार करना है, और इस स्टफ़ आप कहाँ से प्रिपेयर करेंगे गाइज? आप अपने पैसेज में से ही तैयार करेंगे। इस पैसेज में से कुछ स्टफ़ इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं कि बहुत बड़ा पैसेज यदि आपको मिलता है तो उसमें से कुछ इजी लाइंस आप जल्दी जल्दी पढ़ें। इसको आपको लगता है कि लाइन बहुत इजी है, उसको रिपीटेडली पढ़ें। रिपीटेडली पढ़ने से आपके पास एक सफिशेंट स्टफ़ तैयार हो जाता है और आप लगभग 30 से 40 सेकंड बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। गाइस, जैसे ही आपने टॉपिक डिस्क्राइब किया 30 to 40 सेकंड, यही लाइंस आपके ग्रुप डिस्कशन में भी काम में आ जाती है, और आप इस लाइन का इस्तेमाल करते हुए ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं। गाइज, आपने 3 लाइन प्रिपेयर की है तो आप 3 अलग अलग बारे से पार्टिसिपेट करें। जब तक आप ठीक से स्टेटमेंट अपना नहीं डिलीवर कर पाते हैं तब तक आप पार्टिसिपेट करना जारी रखें, कोशिश जारी रखें। आपका ग्रुप डिस्कशन में क्वालिफाई होना तय है। और आप क्या कर सकते हैं, देखिए, यदि आपको अब भी कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा है कि भाई आखिरकार मैं क्या बोलूं, तो टॉपिक डिस्क्रिप्शन में जैसे कैसे आपने अपना काम चला लिया, बट ग्रुप डिस्कशन में आपका कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पा रहा, आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे में आप चुपचाप बैठे रहिए और अपने दोस्तों को सुनते रहिए। किताब की लैंग्वेज, बुकिश लैंग्वेज, पैराग्राफ की लैंग्वेज या फिर ऑनलाइन किसी वेबसाइट की लैंग्वेज काफ़ी टफ हो सकती है, बट आपके ग्रुपमेट्स के द्वारा बोला हुआ स्टेटमेंट बहुत ही इजी होता है, क्योंकि वो खुद अपना काम चला रहा होता है। वो स्पोकन इंग्लिश का कोई माहिर नहीं होता है, इसलिए वो छोटे छोटे स्टेटमेंट्स बोलने का प्रयास करता है। किसी भी बच्चे के द्वारा बोला गया स्टेटमेंट आपको ठीक लगता है, उस स्टेटमेंट को आप अपने दिमाग में फ्रेम करिए और फ्रेजेज का यूज़ करते हुए इसमें आगे फ्रेज ऐड करिए, पहले फ्रेज ऐड करिए, बाद में फ्रेज ऐड करिए, और उसी बच्चे के स्टेटमेंट को आप वहाँ पे रिपीट कर सकते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं होगा, बट आपका ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेशन कंटिन्यू रहेगा। ऐसे में किस तरह की फ्रेजेज का यूज़ करेंगे आगे मैं इसी टॉपिक में आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपके फिर भी कोई समस्या आ रही है, फिर भी आप अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, तो क्या करें गाइस? तो ऐसी स्थिति में आपका टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर है नहीं, ऐसी कंडीशन में आप कभी भी इनिशिएट नहीं करें। ध्यान रखें, टॉपिक पे जब अच्छी कमांड नहीं हो, स्पोकन आपका ठीक ठाक नहीं हो, आप किसी भी सिचुएशन में बोल सकते हैं, तब आप इनिशिएट करें। यदि आप हर किसी सिचुएशन में बोलने में कंफर्टेबल नहीं हैं, टॉपिक प्रिपेयर हो तभी बोल पाते हैं, ऐसी कंडीशन में आपको इनिशिएट नहीं करना है, वरना आपका नेगेटिव इंप्रेशन बहुत पहले ही शुरू हो जाएगा। ऐसे में बाकी बच्चों को इनिशिएट करने दें और आप ध्यान से सुने। जब सारे बच्चे बोलने लगते हैं कि करके, तब आप अपना स्टेटमेंट रखें। बाकी बच्चों के स्टेटमेंट सुन करके उसमें छोटा मोटा अमेंडमेंट करके, कुछ परिवर्तन करके, उसमें कुछ ऐड करके, कुछ उसमें से रिड्यूस करके, घटा करके आप अपना स्टेटमेंट ग्रुप डिस्कशन में डाल सकते हैं। गाइस, फ्रेजेस का यूज़ करें। फ्रेजेस का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। फ्रेजेस का यूज़ आप किस तरह से कर सकते हैं, देखिए, फ्रेजेस का यूज़ करने के लिए आपको बहुत सारी फ्रेजेस मैंने यहाँ पे दी है, इन फ्रेजेस का आप इस्तेमाल करें। देखिए, यदि आप अपने साथी की बात से अग्री हैं, सहमत हैं, तो आप कह सकते हैं कि आई एम फुली अग्री विद यू, दैट्स राइट, ट्रू, डियर फ्रेंड। इसके आगे आपको अपना स्टेटमेंट ऐड करना है। आई थिंक सो टू, दैट्स जस्ट माई ओपिनियन, ये तो मेरा ओपिनियन था, एंड आई एम ऑल्सो अग्री विद योर स्टेटमेंट। ऐसा कहते हुए आप आगे स्टेटमेंट को ऐड कर सकते हैं। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि यू हैव गॉट अ गुड पॉइंट देयर। आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा है, बहुत अच्छी बात कही है आपने। आई एम फुली अग्री विद योर स्टेटमेंट डियर या चेस नंबर, दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई सी। ये वही बात है जो मैं भी यही सोच रहा था। आई एम ऑल इन फेवर ऑफ व्हाट यू हैव बीन सेइंग। जो कुछ भी आप कह रहे हैं, मैं पूर्णतः आपकी बात से सहमत हूँ। आई एब्सोल्युटली होल्ड द सेम व्यू
मैं भी ऐसा ही विचार रखता हूँ, या आई एम एग्री बिट विद द स्टेटमेंट बाय चेस्ट नंबर। हाँ, मैं थोड़ा सा आपकी बात से सहमत तो हूँ चेस्ट नंबर, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी कहना चाहते हैं वो आप आगे ऐड करें। इसी तरह यदि आप अग्री नहीं हैं, डिसएग्री करते हैं अपने फ्रेंड के स्टेटमेंट से, तो गाइस इन स्टेटमेंट का यूज़ आप कर सकते हैं। आई डोंट क्वाइट अग्री विद देयर, आई एम सॉरी आई कांट अग्री अबाउट, डू यू रियली बिलीव दैट, वेल दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट इट बट आई हैव माई डाउट्स अबाउट इट। हाँ, ये तुम्हारी बात एक तरफ से सही हो सकती है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा उस पर डाउट है। वो इस तरह से हैं, यू कांट रियली मीन दैट, तुम्हारा मतलब ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये बात आपकी जो है वो इस तरह से गलत है, क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ ये सही है। जो भी बताना आपको एग्जैक्ट डाटा पे बात करनी है। आई थिंक यू गॉट दैट रॉन्ग, मेरा मतलब है कि दोस्त आपने कहीं ना कहीं ये गलत विचार आपके हाथ लग गया है। ये बात ऐसी नहीं थी, बात कुछ और तरीके से थी। फ्रेजेस और भी है, 2 प्रकार की फ्रेज मैंने बता दी। तीसरे प्रकार की फ्रेज ये हो सकती है कि आप किसी बच्चे को बीच में इंटरप्ट करें। इंटरप्ट कब करें? जब बच्चा बार बार बोलने की कोशिश कर रहा है पर बोल नहीं पा रहा है, रुक रहा है, पोजेज हो रहा है, ऐसे में आप बीच में एंट्री मार सकते हैं। अदरवाइज कोई बच्चा बहुत अच्छे फ्लो में बोल रहा होता है, ऐसे बच्चे को आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, आपकी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। आस्किंग फॉर एन एक्सप्लेनेशन, आपने बहुत अच्छा डिस्कशन कर लिया, आपका कोई साथी या जानकार है, उसको आप और अच्छा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करवाना चाहते हैं या अच्छे से क्वालिफाई करवाना चाहते हैं, तो आप उसे कहिए कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन चेस्ट नंबर 27 अबाउट दिस टॉपिक। ऐसा कहते हैं तो वो आपका चेस्ट नंबर का जो बच्चा है 27 का आपका दोस्त है, उसको कॉन्फिडेंस आएगा और वो आपके सहारे कुछ बोलेगा। गिविंग योर ओपिनियन, अब आपकी बारी है कि आपसे किसी ने पूछा कि भाई चेस्ट नंबर 27 आप क्या कहना चाहेंगे, तो चेस्ट नंबर 27 किस तरह से बात को स्टार्ट करता है? इस तरह से स्टार्ट करता है कि थैंक यू चेस्ट नंबर 28 फॉर आस्किंग माई ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू के साथ आप शुरुआत करते हैं और छोटा मोटा कोई एडिशनल स्टेटमेंट इसमें डाल के और आप अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं या तो अपना पॉइंट रखते हैं, जिससे आपकी पॉजिटिव मार्किंग होती है। यदि कोई टॉपिक बेनिफिट को दर्शाता है तो बेनिफिट से रिलेटेड फ्रेजेज़ को याद रखें। गाइस जी, फ्रेजेज़ आपको कहाँ मिलेगी मैं बता देता हूँ। ये फ्रेजेज़ मेरी बुक में मिलेगी, जिसके अंदर हर एस्पेक्ट पे किस तरह की फ्रेजेज़ बन सकती है। डेमो एग्जाम्पल्स मैंने अभी आपको दिखाए थे, देखिए ये डेमो एग्जाम्पल्स है। इसी तरह की बहुत सारी फ्रेजेज़ आपको मैंने बुक के अंदर मेंशन कर रखी है, उस बुक से आप फ्रेजेज़ पढ़ें। इफ शोविंग लॉस, यदि आपका टॉपिक किसी हानि को दर्शाता है तो फ्रेजेस रटी रटाई रखें, ताकि आपको टॉपिक के बारे में यदि ज़्यादा नॉलेज नहीं हो तो फ्रेज का सहारा लेते हुए आप उसमें पार्टिसिपेट करते रहेंगे और आप क्वालिफाई हो जाएंगे। सजेशन फॉर गवर्नमेंट, आपको लगता है कि सरकार को इसमें कुछ करना चाहिए तो आप अपने सजेशन गवर्नमेंट के लिए रख सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट ये करें वो करें। मैटर ऑफ फैक्ट, यदि कोई बात फैक्ट पर आधारित है तो फिर उसको सही सही बोलें, उस पर गलत फैक्ट देने की कोशिश नहीं करें, अदरवाइज़ आपकी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है गाइस। इस तरह से देखिए हम बात कर रहे थे कि किस तरह से यदि आपका टॉपिक पढ़ा हुआ नहीं है तो हम किस तरह से क्वालिफाई करेंगे। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है। और बात करें फ्रेजेस की, तो फ्रेजेस के लिए हम आपको बुक अवेलेबल कराते हैं, जो कि ऑल इंडिया टॉप रैंकिंग बुक है, जिसके माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अभी भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप जुड़िए मेरे चैनल से, और डाउट किसी मैसेज के माध्यम से छोड़ दिए, आपके सारे सॉल्यूशंस हम करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।